नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जो देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में भूआकृति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भूकंप के बारे में जानेंगे। इसमें जो है भूकंप की परिभाषा क्या है, भूकंप के आने का कारण क्या है, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भूकंप का जो है विस्तार किन किन क्षेत्रों में है, और अंत में हम जो टॉप 20 MCQ भी करेंगे। तो ये सारे MCQ जो है आप देखने के बाद, इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आप जो है भूकंप से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में, ना केवल UPSC UPPCS, बाकी ग्रुप C ग्रुप D तक के किसी भी एग्ज़ाम में आप एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। ये हमारा 100% जो है दावा ही समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आज हम इस सेशन में आपको बताएं कि भूकंप क्या है। तो भूकंप की बात करें तो भूकंप की एक अगर मोटा मोटा परिभाषा के बारे में बताएं तो यह है, भूकंप जो है बाह्य और अंतर्जात बलों के कारण जो है क्या होता है, बाह्य बल और एक अंतर्जात बल होता है। उसके कारण से भूपटल, जो हमारा पृथ्वी का भूपटल होता है, उसमें तीव्र गति से कंपन पैदा होना ही भूकंप कहलाता है। क्या कहना है? कंपन पैदा होता है। जब से धरातल, जब भूपटल हिलता है या कांपना जिसको बोलते हैं, तो हम ही तो कहते हैं ना, अरे भाई भूकंप आ रहा है, तो वही है भूकंप। और क्या कारण है? बाह्य और अंतर्जात बलों के कारण। ठीक है। और बात करें तो इसमें देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला क्या है, आकस्मिक कंपन है। हमने भी आपको यही बताया कि भूकंप बाह्य या अंतर्जात बलों के कारण भूपटल में तीव्र गति से जो कंपन पैदा होता है उसी को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है। अब भूकंप के कारण की बात करते हैं। तो भूकंप के कारण में अगर हम चर्चा करें तो आज के समय में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों से हम भूकंप को देखते हैं। अगर प्राकृतिक कारण को देखते हैं तो ज्वालामुखी आपको पता है, ज्वालामुखी के उद्गार से भी जो है भूकंप उत्पन्न होता है। भूसंतुलन संबंधित समायोजन है, प्लेटों की गतिशीलता, जो हमारे प्लेटें हैं जब संचलन मूवमेंट करती हैं तभी भूकंप आता है। वलन हो या व्रंसन हो, भूपटल का संकुचित होना हो, या भूगर्भीय गैसें की मात्रा में जब वृद्धि होती है तब भी जो है क्या होता है, भूकंप आता है। और मानवीय कारणों की बात करें तो परमाणु परीक्षण हो गया, या विशाल जो है जलाशयों का निर्माण या बांध, जो डैम बनते हैं, ये भी जो कहीं ना कहीं हमारे आज के समय में भूकंप का कारण है। और भूकंप से संबंधित और अगला पॉइंट हम देखते हैं कि भूकंप से संबंधित और महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सारे जो हैं अपने आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें हम देखेंगे भूकंप मूल और भूकंप केंद्र के बारे में जानेंगे। अब हम आपसे बात करें कि भूकंप मूल क्या होता है। जैसे कि ये हमारी मान लो पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ जो है भूकंप जो है यहीं से उत्पन्न हुआ। जब यहाँ से क्या होती है, तरंगे निकलती हैं, तो जब ये तरंगे ऊपर आती, इन्हें हम जो है झटकों के रूप में या कंपन के रूप में महसूस करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस, ठीक है, फोकस कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। ठीक। और अगर हम बात करें भूकंप जो है अधिकेंद्र क्या होता है या केंद्र क्या होता है, तो पृथ्वी का वह स्थान, जैसे ये पृथ्वी है, इसके नीचे हमारा भूकंप केंद्र है, वह स्थान जहाँ पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुँचती है, उन्हें महसूस किया जाता है, वहीं क्या होता है, भूकंपी तरंगें होती हैं। भूकंपी तरंगों के क्या है, भूकंप अधिकेंद्र होता है। हमने गलती से अधिक तरंग बोल दिया, वो क्या होता है, हमारा भूकंपी तरंगे होती हैं। ठीक है। और इसमें और महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो इसमें हमने मेंशन किया हुआ है, इसमें इसको जो है रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? जो कि हमारे एग्जामों में आता है कि भूकंप का जो है मापन हम जो है किसके द्वारा करते हैं, किस स्केल के द्वारा किया जाता है, तो क्या हुआ, रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। इसके जो है 0 से 9 तक के जो है कुल खाने होने होते हैं। ठीक। जिस जगह में भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल। मैंने परिभाषा बताया, अभी आपको समझाया भी फिगर बना के कि जिस जगह ये पृथ्वी है हमारा, इसके नीचे जिस जगह भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। और इनकी तरंगें जो हैं, जो हमारी तरंगों के बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे, PS और L तरंगों के बारे में। ये तरंगे जब जाके पृथ्वी पर सबसे पहले जहाँ हमने महसूस करते हैं उसी को जो क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र या भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप के आने के बाद जो है वायुमंडल में क्या होती है, रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। इस गैस की मात्रा में वृद्धि होना उस क्षेत्र में भूकंप आने का संकेत होता है। क्या, कौन सी गैस का? रेडान गैस का। देखते हैं अपने अगले पॉइंट के इसमें। अब भी हमने बात किया कि अब हम भूकंप की 2 तरंगे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्या होता है हमारा, प्राथमिक या पी तरंगे। ये जो है
पी तरंगे, इनकी गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है, इनकी गति सर्वाधिक होती है। ये सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले पहुंचते हैं। ये तो अनुदैर्ध्य तरंग भी होती हैं, इन्हें ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं। एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी तरंग है जो ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं, तो वो कौन सा है, हमारा पी तरंग है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह तीनों माध्यम ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। हमारी पी तरंगे जो हैं या प्राथमिक तरंगे जिन्हें हम कहते हैं, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर संचलित होती हैं। इनकी स्पीड क्या है, 8 से लेकर 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है इनकी तरंग, इनकी गति जो है सर्वाधिक होती है। उसके बाद हमारा जो है अगला आता है एस तरंगे। एस तरंगे जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव कहते हैं। इनको अनुप्रस्थ तरंगे या गौण तरंगे भी कहते हैं। ये किसकी भांति होती है, ये प्रकाश तरंगों की भांति चलती है। इनकी गति क्या होती है, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह सिर्फ किस माध्यम में चलती है, ये सिर्फ ठोस माध्यम से ही चल सकती हैं। किस माध्यम से, ठोस। तरल माध्यम में क्या होती है, ये लुप्त हो जाती हैं। तरल माध्यम में ये जाकर लुप्त हो जाती हैं। ठीक, अब देखते हैं अपने अगले पॉइंट को, और हमारा है क्या है, धरातली तरंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सरफेस ऑफ लॉन्ग वेव, या इसे हम लव वेव भी कहते हैं, एल तरंगे भी कहते हैं। ये पृथ्वी के ऊपर, जैसे ये हमारा पृथ्वी है तो ये यही सतही तरंगे के रूप में इन्हें जाना जाता है, सतही तरंगों के रूप में जाना जाता है। ये पृथ्वी की, और ये विनाशक तरंगे भी होती हैं, क्योंकि इनके जो उत्पन्न होने से काफ़ी ज़्यादा जो है अत्यधिक जो है विनाश होता है, बहुत नुकसान पहुंचती हैं। ये तरंगे जो है अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, क्योंकि इनका वेग जो है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी कम होता है। अत्यधिक प्रभावशाली तरंगे हैं एवं पूरी पृथ्वी के धरातल पर भ्रमण करती हैं। ये ठोस तरल दोनों माध्यम में गति करती हैं, गैस में नहीं। कौन से, ठोस, द्रव, गैस में। मैंने क्या बताया, जो हमारी पी तरंगे हैं, पी तरंगे तीनों माध्यम में गुजरती हैं। एस तरंग सिर्फ ठोस से चलती है, और एल तरल क्या होती है, हमारा ठोस और द्रव दोनों से चलती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। हमारा अगला पॉइंट है भूकंपीय छाया क्षेत्र। आपको बताना भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है। जैसे हमने अभी बताया भूकंपीय अधिकेंद्र क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ, सबसे पहले जहाँ पहुँचा वही क्या होता है, भूकंपीय अधिकेंद्र होता है। कह रहा भूकंप के जो अधिकेंद्र होता है वहाँ से 105 से 145 बीच के क्षेत्र जो होते हैं भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। जो 105 डिग्री से 145 डिग्री जो बनता है वहाँ से, और उसी को क्या कहते हैं, भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। अब देखते हैं भूकंप के प्रकार की बात करें तो भूकंप जो है साधारणतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला साधारण भूकंप, जो धरातल पर 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पर होता है। मध्यवर्ती भूकंप, इसकी जो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई होती है, जिसे कहते हैं पाताली भूकंप। इसका क्या होता है, 250 से 700 किलोमीटर गहराई पर होती है। और जैसे कि और 1-2 पॉइंट इसमें जोड़ दें, क्या है, समभूकंपीय रेखा क्या होती है, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समभूकंपीय रेखा कहते हैं। ठीक है, और एक बात और इसमें देखते हैं, एक ही समय में आने वाले भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, होमोसिस्मल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोसिस्मल रेखा। क्या, किसको कहते हैं, एक ही समय में आने वाली भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को, और समान तीव्रता वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समभूकंपीय रेखा कहते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, और भूकंपों का हम विश्व में वितरण देखते हैं। भूकंपों का विश्व में वितरण की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी के बारे में जानेंगे। यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप जो है क्षेत्र है, और इसमें संपूर्ण पृथ्वी का जो है, या संपूर्ण मानो विश्व का कितने % भूकंप आता है, 63% भूकंप आता है। और इसके जो 4 प्रमुख दशाएं उत्तरदायी हैं इन यहाँ पर भूकंप आने का। सबसे पहला क्या है हमारा, सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु। दूसरा क्या है, नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र होना। तीसरा क्या, ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र भी यही है। और चौथा क्या है, विनाशी जो है प्लेट सीमाओं का अपसरण। और इस कौन कौन सा क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, जैसे चिली हो गया, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्र को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी के अंतर्गत। हमारा अगला पॉइंट है मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस पेटी पर विश्व के 21% भूकंप आते हैं। यह पेटी अभिसरण क्षेत्र है। क्या है, यह पेटी जो है, यह जो है प्लेटी अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण का मतलब क्या होता है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हूँ, गति करते हुए एक दूसरे की तरफ आती हूँ, और वो क्या होता है, अभिसरण। और दूसरा क्या होता है हमारा अपसरण। अपसरण का मतलब जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाती हो तो उसे क्या कहते हैं, अपसरण कहते हैं।
ठीक है। जैसे हमारे मध्य अटलांटिक पेटी जो है, जब हम पढ़ेंगे उसमें अपसरण के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ आने वाले अधिकांश भूकंप जो हैं क्या होता है, संतुलन मूलक या भ्रंशन मूलक होते हैं। संतुलन मूलक या भ्रंशन मूलक होते हैं। यह केप वर्ड से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर, आल्प्स, कॉकेसस और हिमालय जैसी नवीन पर्वत श्रेणियों से होती हुई दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और आगे जाकर प्रशांत महासागरीय प्लेट में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है। और भारत में जो भूकंपीय क्षेत्र है इसी पेटी के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, भारत का भूकंपीय क्षेत्र किस पेटी के अंतर्गत आता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत। हमारा तीसरा पॉइंट है मध्य अटलांटिक पेटी। यह पेटी जो है अटलांटिक कटक के सहारे स्थित है। उत्तर में शिफ्ट वर्जन के जो है और आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोबेट द्वीप तक यह विस्तृत है। कौन से कहाँ तक, बोबेट द्वीप तक विस्तृत है। यहाँ पर भूकंप मुख्य रूप से, यहाँ पर जो भूकंप रूप से जो है मुख्य रूप से अपसरण जो है, प्लेटों के अपसरण के जो है कारण रूपांतरित भ्रंशों के निर्माण एवं ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। जैसे जब प्लेटें अपसरित होती हैं, जब एक दूसरे से प्लेटें दूर जाती हैं तो इसमें चटकन दरार, भ्रंशन की गिरफ्तारी होती है और ज्वालामुखी भी यहीं से उद्गार होता है। जब मैग्मा क्या होता है हमारा, जो पृथ्वी के अंदर गलित होता है, ये मैग्मा जब जो है किसी भ्रंशन दरार के सहारे जो हमारा पृथ्वी पे आता है, इसे ज्वालामुखी कहते हैं, जिसे हम लावा भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके कारण से भी यह भूकंप आता है। ये कम तीव्रता के भूकंप आते हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए आज के जो है इस सेशन को हम यहीं पर जो है भूकंप संबंधित जितना हमारा टॉपिक था, जितना भी सेशन था, हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमने भूकंप की परिभाषा को देखा, उसके बाद भूकंप का कारण देखा। भूकंप का कारण क्या है, भूकंप के कारण में हमने दो चीज़ें देखी, एक प्राकृतिक, एक आज के समय में मानवीय कारण भी शामिल किया। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें जो है पढ़ा कि भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है, अधिकेंद्र पढ़ा हमने, फोकस पढ़ा हमने। उसके बाद विश्व में जो है भूकंप के क्षेत्रों का विस्तार पढ़ा। उन्हीं पर जो है हमने जो इन टॉप 20 क्वेश्चन को बनाया है, जो हमारे एग्जाम के आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण। तो चलिए आज के प्रश्नों को जो है स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है हमारा, सिस्मोलॉजी। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, भूकंपों की तीव्रता का मापन जो है किस पैमाने पर की जाती है। हमने आपसे पिछली चर्चा की थी रिएक्टर स्केल पर। यह जो है हमारे सभी एग्जामों में आने वाले एग्जाम जो हुए हैं, जो आने वाले एग्जाम हैं, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्टर स्केल लगभग पूछ ही लिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने का विकास किसने किया था। रिएक्टर पैमाने का जो है विकास किसने किया था, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या था, चार्ल्स रिएक्टर ही नाम था। उन्होंने 1935 ईस्वी में जो क्या हुआ इसका विकास किया था। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं। भूकंपीय तरंगों के बारे में हमने चर्चा की थी, PS और L। भूकंप में 3 तरंगों की बात हमने की थी। और हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक तरंगों की औसत वेग कितना होता है। मैंने बताया था 8 से 14 किलोमीटर ही बताया था हमने आपको। ठीक है। प्राथमिक तरंगे जिन्हें हम पी तरंगे भी कहते हैं, ये ध्वनि तरंगों के समान होता है। हमने पढ़ा था ध्वनि तरंगों के समान होता है ये, इनकी वेग जो है क्या होती है, सबसे अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, यह तरंग किस माध्यम से होकर गुजरती है। तो मैंने बताया था पी तरंगे जो है प्रत्येक माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम से होकर हमारा एक ही जो तरंग है पी तरंग वह गुजरता है। द्वितीय तरंग कि औसत वेग कितना होता है। आपको अगले प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, द्वितीय तरंगों का औसत वेग कितना होता है। तो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह तरंग किस माध्यम से होकर गुजरती है। तो हमने बताया था एस तरंग जो है सेकेंडरी वेव जो होता है सिर्फ ठोस से गुजरता है। किससे होता गुजरता है, ठोस माध्यम से ही होकर गुजरता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी हैं। ठीक है, हमने कौन सी है, द्वितीय तरंगे या एस वेव, ये जिसे कहते हैं सेकेंडरी वेव। और ये कौन सी होगी हमारी, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें कौन सी थी, हमारी पी तरंग को कौन थी, अनुदैर्घ्य तरंग थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एल तरंगों का औसत वेग कितना होता है। एल तरंगों का औसत वेग कितना होता है, कितना होता है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एल तरंगों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था आपको धरातली या लंबी तरंगे या लव वेव भी कहा जाता है। ठीक। और बात करें कि इन तरंगों की खोज किसने की थी, मतलब एल तरंग की खोज किसने की थी, लव वेव। कौन थे, HD लव। इन्हीं के नाम पर इस तरंग का नाम भी रख दिया गया था, लव वेव। यह तरंग मतलब एल तरंग किस माध्यम से होकर गुजरती है। तो एल तरंग जो है हमारा किस माध्यम से होकर गुजरती है,
ठोस और तरल माध्यम से और गैस माध्यम से भी होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? तो वो क्या होता है हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा हम क्या करते हैं, भूकंपीय तरंगों को जो है रेखांकित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में कौन सी तरंगें गुजर सकती हैं? तो मैंने आपसे बताते एक ही तरंग जो हमारा तीनों जो है भाग में गुजरती है, ठोस, द्रव और गैस में। कौन सी तरंग थी? वो पी तरंग या प्राथमिक वेव। हमारा अगला प्रश्न है, गौण तरंगे कहाँ से नहीं गुजर सकती हैं? गौण तरंगे कहाँ से नहीं गुजर सकती हैं? तो वह कौन सा है? द्रव पदार्थ में। कौन सी तरंगे केवल धरातल के पास चलती हैं? मैंने बताया था सतही तरंगे किसे कहते हैं? एल वेव को हम सतही तरंग के रूप में जानते हैं, जो हमारे सतह पर ही चलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप का उद्भव स्थान क्या बताता है? फोकस कहाँ पे होता है? जैसे ये पृथ्वी है, भूकंप इसके नीचे उत्पन्न हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं हम? फोकस या भूकंप केंद्र। और जहाँ महसूस करते हैं उससे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप के केंद्र के निकट कौन सी तरंगें पहुँचती हैं? PSL और तीनों तरंगें हमारे वहाँ पर पहुँचती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? हमने अपने इस सेशन में कई बार चर्चा किया, क्या कहते हैं उसे? अधिकेंद्र कहते हैं। और हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसे? सुनामी। दोस्तों आज का सेशन हमारा यही समाप्त हुआ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।